हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियां हैं वो पढ़ेंगे। बहुत ही शॉर्ट और सारगर्भित नोट्स है ये कलाम के, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसे देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। प्रबंधन की प्रकृति एवं विशेषताएं। पहली क्या विशेषता है? प्रबंधन एक कला है। और दूसरी विशेषता है प्रबंधन एक विज्ञान है। यानी प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, ये ध्यान रखें। प्रबंधन की क्या होगा? एक बहुआयामी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। एक बहुआयामी है, यानी इसमें बहुत से डायमेंशन से काम किया जाता है और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, ये प्रबंधन की विशेषता है। एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कार्यों का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन और परिचालन का प्रबंधन किया जाता है। यानी एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें ना एक तो कार्यों का प्रबंधन होगा, कौन सा कार्य करना है, और एक लोगों का प्रबंधन होगा, सब लोगों को लगाएंगे, भाई इसको इस काम में लगाओ, इसको इस काम में लगाओ, ये प्रबंधन हो गया। और परिचालन का प्रबंधन होता है कि इसको कैसे चलाएंगे। इन सब की एक जटिल प्रक्रिया है ये प्रबंधन। ठीक है। और प्रबंधन एक सर्वव्यापी, सर्वकालिक, सार्वभौमिक एवं सामूहिक प्रक्रिया है। अब देखो, प्रबंधन है ना सर्वव्यापी है, यानी आप कहीं भी जाओ प्रबंधन की जरूरत पड़ेगी। चाहे कोई कोई स्कूल चलाओ, चाहे आप कोई घर चलाओ या हॉस्पिटल चलाओ। ठीक है। और साथ ही साथ सर्वकालिक है, यानी हर समय ये इसका जरूरत रहेगी। और सार्वभौमिक है, यानी कि हर जगह पर, पृथ्वी पर कहीं भी जाओगे। और सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक अकेले का काम नहीं है, यह सामूहिक प्रक्रिया है। ये प्रबंधन की कुछ विशेषताएं हो गई। अब शैक्षणिक विद्यालय प्रबंधन के तत्व, यानी अब इसके क्या क्या तत्व है प्रबंधन के? भौतिक तत्वों का प्रबंधन। सबसे पहले तो भौतिक तत्वों का प्रबंधन होगा, यानी भाई जो भौतिक चीजें हैं, जैसे विद्यालय संबंधित है तो वहाँ का भवन है, जो भी वहाँ पर जो भौतिक वस्तु है उसका प्रबंधन। दूसरा, मानवीय तत्वों का प्रबंधन। मानवीय तत्वों का प्रबंधन मतलब वहाँ जो भी कर्मचारी काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं, या जो विद्यार्थी है उनका प्रबंधन। ठीक है। और तीसरा होगा वित्त का प्रबंधन। वित्त यानी कि फाइनेंस, पैसों, रुपए पैसे का प्रबंधन। और चौथा नंबर पर है सिद्धांतों का प्रबंधन। इन चार चीजों का प्रबंधन होगा विद्यालय में। अगर बात की जाए सिर्फ विद्यालय की, तो एक तो भौतिक तत्वों का प्रबंधन होगा, एक मानवीय तत्वों का प्रबंधन होगा, और एक वित्त का प्रबंधन होगा, और एक सिद्धांतों का प्रबंधन होगा। ठीक है। अब चलते हैं शैक्षणिक प्रबंधन के कार्य। अब ये क्या क्या कार्य करते हैं शैक्षणिक प्रबंधन में? हम जो कोई प्रबंधक होगा वो क्या कार्य करेगा? सबसे पहला है नियोजन, है ना, नियोजन। दूसरा है संगठन। तीसरा है निर्देशन। फिर है नियंत्रण, संप्रेषण, नियुक्ति करना, प्रणाली नियंत्रण, निर्णय लेना, अभिप्रेरणा, नव प्रवर्तन और समन्वय। यानी नियोजित, ये कुछ कार्य है। ठीक है। नियोजित करेंगे, लोगों को संगठित करके काम करवाएंगे, सबको निर्देश डायरेक्शन देंगे, उन पर कंट्रोल करेंगे। संप्रेषण यानी बातचीत से समझाएंगे किसी को, नियुक्ति करेंगे किसी को एक जगह से दूसरी जगह। प्रणाली नियंत्रण, पूरी जो प्रणाली है वो उसको नियंत्रित, कंट्रोल करना है, और डिसीजन लेना है, अभिप्रेरणा है, उनको अभिप्रेरित करते रहना है। ये कुछ कार्य होते हैं। नव प्रवर्तन, कुछ नए डिसीजन लेना है। समन्वय, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, ये प्रबंधन के कार्य हो गए। अब कुछ प्रमुख सिद्धांत है। अब अलग अलग व्यक्तियों ने प्रबंधन के कुछ सिद्धांत दिए हैं, तो हमें इन दो व्यक्तियों के प्रबंधन के सिद्धांत पढ़ने। एक तो लुथर गुलिक और एक हेनरी फियोल के। ठीक है। सबसे पहले लुथर गुलिक का सिद्धांत देखते हैं, उन्होंने क्या कहा प्रबंधन के बारे में। देखो, लुथर गुलिक द्वारा प्रबंधन के 7 महत्वपूर्ण तत्वों या कार्यों की पहचान कर POSD CORB, पोस्ट कॉर्ब अवधारणा प्रस्तुत की। यानी लुथर गुलिक ने अपने अध्ययन में है ना, उन्होंने 7 तत्व बताए प्रबंधन के, या 7 कार्य बताए। अब ये इस POSD CORB में ये सब का मीनिंग देखते हैं क्या है। P का मतलब है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब पहले प्लानिंग करना, नियोजन करना। हिंदी में प्लानिंग को कहेंगे नियोजन। ठीक है। तो P हो गया प्लानिंग यानी नियोजन। ओ हो गया ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग यानी सबको संगठन करना। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। अब एस होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब स्टाफ नियुक्त करना। ठीक है। एस हो गया स्टाफिंग यानी नियुक्त करना। और डी होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन करना, उनको मतलब जो है निर्देश, आवश्यक दिशा निर्देश देना, वो डायरेक्टिंग हो गया। और सीओ दोनों एक साथ, ये सीओ का है कोऑर्डिनेशन। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है समन्वय, सबके बीच में समन्वय करना, है ना, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है। उसके बाद में आर होता है रिपोर्टिंग। आर का मतलब है रिपोर्टिंग। और बी का है
बजटिंग, बी कहाँ है, बजटिंग। ये है ना हेनरी फ्योल का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो हमें पोस्ट कोरब से ध्यान रखना है और इनका मीनिंग क्या है सबका और ये पता होना चाहिए। तो पी प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, सी ओ कोऑर्डिनेटिंग, आर रिपोर्टिंग और बी बजटिंग। ये तो थे लूथर गुलिक, ठीक है। अब हेनरी फ्योल को देखते हैं, इन्होंने क्या कहा। फेयोल ने प्रबंधकीय क्रियाओं के 5 तत्वों या कार्यों में विभाजित किया, यानी जो फेयोल है इन्होंने 5 बताए, ठीक है, और लूथर गुलिक ने कितने, 7 बताए। अब देखो फेयोल ने क्या कहा, जिन्हें संक्षेप में कहते हैं POCCC, POCCC, ठीक है। अब इसका भी क्या मीनिंग है देख लो। पी का मतलब है प्लानिंग, जैसा कि उसमें था, पी प्लानिंग था। ओ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी था ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। सी होता कमांड, ठीक है, इसमें हो गया कमांड, यानी सी यानी कमांड, और उसमें निर्देशन था, यहाँ भी निर्देशन नहीं है, कमांड, एक तरीके आदेश देना, और कमांड आदेश, और कोऑर्डिनेशन इसमें भी है, कोऑर्डिनेशन, और तीसरे सी का मतलब है कंट्रोल, ठीक है। तो ये 5 तत्व हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। ये हेनरी फ्योल के 5 तत्व है या 5 कार्य है प्रबंधन के, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये तो जो बेसिक प्रबंधन की बात है, अब सिर्फ अब विद्यालय पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि स्कूल में कैसे मैनेजमेंट होगा। विद्यालय प्रबंधन से संबंधित प्रमुख समितियां, कौन कौन सी स्कूल में समितियां होती हैं और कैसे इस विद्यालय संचालन होता है। तो सर्वप्रथम विद्यालय विकास कोष का गठन किया गया, उसके बाद विद्यालय परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया, यानी सबसे पहले तो एक कोष गठित किया गया विद्यालय विकास के लिए, भाई पैसे का व्यवस्था की गई। उसके बाद में विद्यालय परामर्शदात्री समिति गठन किया गया, फिर एक समिति बनाई गई जो बताए परामर्श देने के लिए, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 1999, ये डेट ध्यान रखें, 22 अप्रैल 1999 में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में SDMC, इसकी फुल फॉर्म है विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया, तथा प्रारंभिक शिक्षा के लिए शिक्षा के विद्यालयों में भी इसका गठन 29 मई 2003 से किया गया, ठीक है ना। तो अब है ना, एक तो SDMC जो अभी चल रही है वो 22 अप्रैल 1999 में गठित हुई है सबसे पहले राजस्थान में, और जो SMC है जो प्रारंभिक कक्षाओं में है वो 29 मई 2003 है। ये दोनों डेट्स हमें ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं, वर्तमान में राजस्थान में 2 प्रकार की प्रबंधन समितियां कार्यरत है, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की, 2 समितियां हैं। अब कौन कौन सी है, कक्षा 1 से 8 तक है विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC, ठीक है, और कक्षा 9 से 12 तक है विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, ठीक है, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजिंग कमेटी, ये SDMC है कक्षा 9 से 12 तक। अब सबसे पहले हम SMC की बात करते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति की बात करते हैं। SMC का कार्य क्षेत्र समिति के कार्यालय स्थित विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थानों तक होता है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि SMC का जो है ना वो कार्यालय कार्य क्षेत्र है ना वो बालकों के निवास स्थानों तक होता है, ये ध्यान रखना। इसका मुख्यालय तो विद्यालय ही होता है। अब समिति के उद्देश्य क्या है, ये समिति क्यों बनी, इसका मेन उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य लिखा है विद्यालय के क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग करना, यानी विद्यालय में क्या क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं उनको मॉनिटरिंग करना, ठीक है, और विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना। फिर वो क्या करेंगे, विद्यालय विकास किस प्रकार हो, उसमें क्या क्या नई चीजें जोड़ी जाए तो उसका निर्माण करेंगे, विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेंगे। तीसरा, विद्यालय के लिए एक परिचालन कोष बनाना, फिर एक ऐसा कोष बनाएंगे जहां फंड जमा हो और उस फंड को खर्च किया जाए रुपये पैसे को, तो परिचालन कोष बनाने का काम भी इस SMC का है। दानदाताओं से आर्थिक सहायता दान प्राप्त करना, वो क्या जो भामाशाह है उनसे सहयोग लेना, उन्हें सहयोग देने के लिए प्रेरित करना, फिर वो सहयोग उनसे प्राप्त करना, ये काम करना है। उसके अलावा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि के उपयोग की निगरानी करना, इसके अलावा अलग अलग स्रोतों से, सरकार से और जहाँ से भी जो फंड आता है उसका सही से उपयोग करना। ये 5 प्रमुख कार्य है SMC के।
अब देखते हैं एसएमसी की संरचना के दो भाग है, साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति। अब इसकी संरचना के अंदर से देखें तो इस संरचना के दो भाग हो गए, एक तो है साधारण सभा और एक है कार्यकारिणी समिति। सबसे पहले देखते हैं साधारण सभा के सदस्य। साधारण सभा में कौन होंगे? साधारण सभा में देखो अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता या संरक्षक, यानी जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसके माता पिता या संरक्षक जो भी उसके पेरेंट्स हैं और या फिर जो घर वाले कोई भी जो है उससे संबंधी है वो उसके सदस्य होंगे साधारण सभा के। दूसरा, सभी अध्यापक, प्रबोधक, संस्था प्रधान, पैरा टीचर, यानी जितने भी पढ़ाने वाले जो है प्रबोधक हो, चाहे वो अध्यापक हो, संस्था प्रधान हो, पैरा टीचर हो, कोई भी हो, वो सारे शिक्षक इसमें शामिल होंगे। संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, नगरपालिका अध्यक्ष, निर्वाचित सदस्य। अब जहाँ विद्यालय स्थित है तो उस विद्यालय में अगर वो गांव में है तो वहाँ का वार्ड पंच है वो मेंबर हो गया, ठीक है। अगर वो जो तहसील स्तर पर रहे तो वहाँ का जो प्रधान है वो और सरपंच है तो सरपंच, नगरपालिका अध्यक्ष है तो नगरपालिका अध्यक्ष या निर्वाचित जो भी सदस्य हैं वो भी उस साधारण सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित वे मनोनीत 6 सदस्य, इसके अलावा भी और जो समिति में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी होते हैं। अब साधारण सभा की बैठकें। साधारण सभा की वर्ष में प्रत्येक वर्ष जुलाई से मार्च तक 3 बैठकें अर्थात 3 माह में एक बैठक होनी अनिवार्य है, ठीक है। यानी साधारण सभा की वर्ष में जो जुलाई में सत्र शुरू होगा तो जुलाई से मार्च तक 3 बैठकें होनी चाहिए, ठीक है। तो 9 महीने में 3 बैठकें, तो इसका मतलब 3 माह में एक बैठक होना अनिवार्य है। बैठक का कोरम यानी सदस्य कितने लोग आएंगी तो बैठक संपन्न मानी जाएगी, उसका जो निर्णय है वो मान्य होंगे। तो सदस्यों की कुल संख्या का 25% है ना वहाँ उपस्थित होना चाहिए, यानी 25% का मतलब 1/4 है कोरम साधारण सभा का, ध्यान रखना। ये हो गई साधारण सभा। अब एसएमसी की कार्यकारिणी समिति। अब एसएमसी जो कार्यकारिणी समिति होती है, मेन जो होती है समिति, वो क्या होती है? देखो, इसमें 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होगी। इसमें सदस्य कितने होंगे? 16, जिसमें 11 सदस्य माता पिता संरक्षक में से निर्वाचित होंगे। कुल 16 होंगे, इनमें से 11 तो क्या होगा? 11 तो उस माता पिता और संरक्षकों से निर्वाचित हो जाएंगे। एक निर्वाचित अध्यापक होगा, एक जो है स्कूल का ही निर्वाचित होगा अध्यापक, ठीक है। उसके आगे एक पदेन सदस्य वार्ड पंच या पार्षद होगा, और एक जो जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है वहां का जो सदस्य वार्ड पंच या पार्षद वो होगा, ठीक है। एक पदेन सदस्य सचिव होगा, संस्था प्रधान, प्राचार्य या जो प्रधान अध्यापक जो भी स्कूल में है वो क्या होगा? वो सदस्य सचिव होगा। वो पदेन होता है, जो भी आता है वो उसमें जुड़ जाता है। पदेन का मतलब है वो पद पर जो जैसे जो भी उस पद पर होता है ना वो ही रहता है। जैसे कोई एक प्राचार्य वहां से चला गया तो दूसरा गया तो वो उसका बन जाते हैं, ठीक है। ये पदेन सदस्य। उसके बाद में बैठ सकते हैं मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य होते हैं 2। ये कौन होते हैं? एक सदस्य माता पिता में से होगा तथा दूसरा शिक्षाविद स्थानीय विधायक द्वारा, ठीक है। वो स्थानीय विधायक द्वारा मनोनीत किया जाता है 2 को। एक तो माता पिताओं में से होगा यानी जिसका बच्चा वहां पढ़ रहा है वो, और एक कोई भी दूसरा शिक्षाविद जो शिक्षा के क्षेत्र में कोई व्यक्ति है संबंधित, उसको विधायक है वो मनोनीत करेगा, ठीक है। उसके अलावा 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होने चाहिए और 50% महिलाएं होनी चाहिए। ये ठीक है, सदस्य होंगे। अब अध्यक्ष कौन होगा? कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्य जो हमने माता पिता या संरक्षकों में से है ना कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। अध्यक्ष उन्हीं में से चुना जाएगा, यानी जो अभिभावक है उनमें से चुना जाएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ना 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। अब अध्यक्ष क्या काम करेगा? अध्यक्ष के कार्य, अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है। बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना। अगर कोई निर्णय लेना है और बराबर वोट हो गए तो निर्णायक वोट है वो दे सकता है, अन्यथा उसके वोट नहीं लगता है। जब बराबर वोट हो जाते हैं तो निर्णायक मत देता है। बैठ के आहूत करना और बैठ के आयोजित करवाता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आगे सदस्य सचिव के कार्य। सदस्य सचिव जो होते हैं प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, उसके क्या कार्य है? बैठक का कार्य बिंदु एजेंडा तैयार करना, यानी जो सचिव है वो ये तय करेगा कि बैठक किस बिंदु पे होगी, किस एजेंडे पे होगी। उसके अलावा बैठक आहूत करने की सूचना जारी करता है सदस्य सचिव, और समिति के वित्त संबंधी सभी आंकड़े तैयार करने का काम सदस्य सचिव का है। आगे देखो, कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इस समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का। कार्यकारिणी समिति के कार्य, कृत्य या कर्तव्य। अब इस समिति के और क्या क्या कार्य देखना, विद्यालय के क्रियाकलापों
कार्यकरण को मॉनिटर करना, स्कूल के जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उसको मॉनिटर करना, ध्यान में रखना। विद्यालय के विकास हेतु विकास योजना तैयार करना और इसकी सिफारिश करना। ठीक है, आगे देखते हैं। समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी संस्था, निकाय अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान सहायता राशियों के उपयोग को मॉनिटर करना। या सरकार कुछ फंड दे रही है या फिर स्थानीय प्राधिकारी संस्था जहाँ से भी जो अनुदान है पैसे, उनको मॉनिटर करने का काम ये है। ऐसे अन्य कृत्यों को पालन करना जो विहित किए गए। इसके अलावा भी कोई ऐसे काम है जो करने हो तो उन्हें करना होगा। ये कार्यकारिणी समिति के मूल के कार्य हैं। अब कार्यकारिणी समिति है उसकी बैठक कब कब होगी? कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह अमावस्या के दिन आयोजित की जाएगी। ठीक है, प्रत्येक जो कार्यकारिणी समिति है ना, इसकी तो प्रत्येक माह आयोजित होनी है। और प्रत्येक माह में वो दिन कौन सा है? अमावस्या। सदस्य सचिव कम से कम 4 दिन पूर्व बैठक की लिखित सूचना एजेंडा के साथ देगा। जो सदस्य सचिव होता है वो कम से कम 4 दिन पहले सूचना देगा और बताएगा भाई इस मुद्दे पर अगले जो अमावस्या को बैठक आयोजित की जाएगी। समिति की बैठक में निर्णय यथासंभव सर्वसम्मति से व सर्वसम्मति नहीं होने पर निर्णय बहुमत से होगा। भाई यथासंभव तो यह होगा कि सबसे सहमति से ले लेंगे। अगर सहमति नहीं बन रही है तो फिर वोटिंग करवाई जाएगी और जिस तरफ बहुमत होगा वो निर्णय ले लिया जाएगा। अब कोरम, इसमें कितनी कोरम होता है? कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य होने चाहिए। जो ये समिति है ना, इस कार्यकारिणी समिति, इसमें 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, नहीं 1/3 उपस्थित होने चाहिए। अब वोटिंग की विधि, वोटिंग कैसे होगी? सभी सदस्यों को वोट करने का अधिकार प्राप्त है। जितने भी सदस्य हैं वो वोट कर सकते हैं। बराबर मत आने की स्थिति में बैठक का अध्यक्ष निर्णायक मत देगा। अगर वोट बराबर आ गए तो अध्यक्ष का निर्णय होगा कि वो किस तरफ वोट करेगा, वो फाइनल हो जाएगी बात। आगे देखते हैं। अब सदस्यता की समाप्ति। किसी भी सदस्य की सदस्यता कैसे समाप्त हो सकती? यदि सदस्य समिति की 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहे, यानी कोई भी सदस्य है 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है ना, और उसने मतलब कि कोई सूचना नहीं दी है तो उसे हटाया जा सकता है। और कोई भ्रष्टाचार उसने कर दिया है तो उसको हटाया जा सकता है। और क्या, कानूनी दोषी ठहराया गया हो तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अब समिति का कोष क्या क्या है? समिति को जो पैसे है वो कोष कौन से? विकास योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि, विकास योजना के अंतर्गत जो राशि मिलती है वो, नागरिकों से विकास कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान, अन्य पूंजीगत प्रकृति की आय, ये इसके कोष है। परिचालन कोष दूसरा, चंदा, अन्य पूंजीगत अपूंजीगत प्राप्तियां, ये कोष हो गए। आगे देखते हैं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। अब बात करेंगे एसडीएमसी की। एसएमसी हो गई, अब एसडीएमसी ये क्या करती है? देखो, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार व विद्यालय भवन के विकास संबंधी कार्यों के संचालन हेतु विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया। यानी 9 से 12 के लिए एसडीएमसी का प्रावधान है। अब एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति की संरचना कैसे होगी? कुल सदस्य संख्या होती है इसमें 23 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष इसमें होता है प्रधानाध्यापक या प्राचार्य। ठीक है, ये हो गए। सदस्य सचिव, इसमें सदस्य सचिव होता है वो हेड टीचर होगा, जो मुख्य टीचर होगा वो होगा। प्रधानाध्यापक प्राचार्य द्वारा नामित मुख्य शिक्षक, जो मुख्य शिक्षक है वो नामित कर देंगे कोई प्रधानाचार्य प्राचार्य जो है उसको एक हो, वो सदस्य सचिव होगा। एसडीएमसी सदस्यों में से कम 50% महिला सदस्य होने चाहिए। इसमें भी 50% महिलाएं होनी चाहिए। कार्यकाल 2 शैक्षणिक सत्र, यानी 2 सत्र तक कार्यकाल रहता है। ठीक है, आगे प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता हेतु स्थानीय समुदाय में से सभा अध्यक्ष प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, जो प्रत्येक बैठक होगी ना उसमें स्थानीय समुदाय में से भी एक, उसमें अध्यक्ष सभा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। स्थानीय समुदाय में से भी एक बैठक का हर बार कोई ना कोई नियुक्त कर देते हैं। एसडीएमसी के कार्य क्या काम करती है? विद्यालय विकास योजना तैयार करना, जिसका लक्ष्य नामांकन दर को आदर्श नामांकन संख्या तक लाना तथा ड्रॉप दर को 2.5% से नीचे लाना और संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना। यानी ये इसका जो मुख्य काम यह है कि जो विद्यालय विकास तैयार करना, और विद्यालय विकास तैयार करने में क्या होगा? नामांकन दर को आदर्श नामांकन रखना। यानी जो जितना गांव में जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से उसका नामांकन बढ़ना चाहिए। और जो ड्रॉप आउट दर है वो 2.5% से नीचे रखनी, यानी कि 2.5% से ज्यादा बच्चे बीच में विद्यालय ने छोड़े, इसकी सुनिश्चितता करना। ठीक है, और जो संसाधन है उसका जो विद्यालय में उपलब्ध है उसको सही से उपयोग हो, ये काम होगा एक पहला। तो दूसरा वित्तीय प्रबंधन। अब
जो फाइनेंस मैनेजमेंट है, समिति अपने कोष के उपयोग रेकरिंग यानी आवर्ती अथवा नॉन रेकरिंग अनावर्ती मदों में कर सकती है, यानी कोष का उपयोग कर सकती है अपनी समिति अपने सुविधा अनुसार। आगे देखिए, एसडीएमसी बैठक का आयोजन प्रत्येक माह अमावस्या को होगा, इसमें भी प्रत्येक माह अमावस्या का होगा, और कोरम न्यूनतम 50% सदस्यों का है। ध्यान रखना एसडीएमसी में ना कोरम 50% का है, ठीक है। और एसएमसी का जो था वो 1/3 था, यहाँ 1/2 है। और बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को 2 सप्ताह पूर्व दी जानी अनिवार्य है, और इसमें सप्ताह जो सूचना है वो 2 सप्ताह पूर्व दी जानी चाहिए। एसडीएमसी उप समितियों का गठन, 2 उप समितियां होगी एसडीएमसी में। क्या नाम है इसका? पहले का नाम है विद्यालय भवन उप समिति, ठीक है, जिसमें 6 सदस्य होंगे, और दूसरी है विद्यालय शैक्षिक उप समिति जिसमें 8 सदस्य होंगे। एक चीज और नोट क्या है, दोनों उप समितियों के अध्यक्ष प्रधानाध्यापक प्राचार्य तथा सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक है, ठीक है। और जो उप समितियां है ना दोनों, ये विद्यालय भवन उप समिति या फिर विद्यालय शैक्षिक उप समिति, इनके जो अध्यक्ष है वो प्रधानाध्यापक या प्राचार्य तथा सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक है ना, वो उसके अध्यक्ष होंगे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कैसे लगा आपको? वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।